जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईटीआई का एक ट्रेड होता है ICTSM, जिसमें कि कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, कंप्यूटर और साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसी का ये क्वेश्चंस बैंक है और वहीं से क्वेश्चन लिया गया है क्वेश्चंस बैंक से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ITI कर रहे हैं उसका ICTSM जो ट्रेड होता है जिसमें CBT का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है, या फिर किसी भी प्रकार के बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया या SSC हो गया, ये सारे जगह पे यहाँ से जो साइंस और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है, निम्न प्रकार का सड़क चिन्ह किस तरह का है? तो पुलिस का इशारा का, दूसरा है सावधानी संकेत, तीसरा है क्या है अग्निवार्य संकेत और चौथा है सूचना का चिन्ह। तो ये क्या है? तो ये है सूचना का चिन्ह। ये जो बताता है, जो किसके बारे में बताता है? सूचना के बारे में। उसके बाद क्या है, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए रंग कौन सा है? प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कौन सा रंग है? ठीक, तो प्लास्टिक के लिए कौन सा रंग है? तो लाल, नीला, हरा, पीला। देखिए ये पीला होगा, इसका क्या होगा आंसर? पीला होगा, ये पीला है जो हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उपकरणों की विशिष्टता के समय पैरों को कुचलने से बचाने के लिए जूतों में जो अंगूठा को कवर करने के लिए क्या होता है? जो अंगूठा होता है उसको कवर करने के लिए जो जूता होता है, जूता के आगे है ना जो एक यहाँ पे लगाया जाता है, वो क्या चीज़ का होता है? तो वो होता है स्टील का होता है। भार उठाते समय चोट लगने की क्या कारण है? जब हम लोग कोई भी चीज़ के जो उठाते हैं उसमें मेन कारण क्या है? भारी बोझ नहीं, भारी बोझ से नहीं, गिरते हुए चीज़ ये भी नहीं है। ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग लोड ये भी नहीं, गलत उठाने की तरीका। हम लोग जब किसी भी चीज़ को गलत तरीका से उठाते हैं तो उस वक्त क्या होता है? वो गिर जाता है और गिरने के बाद चोट लग जाता है। उसके बाद क्या है, बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए किस चरण का अनुसरण किया जाना चाहिए? अगर किसी भी व्यक्ति को जो करंट का झटका लग गया उसके लिए कहाँ पे उसको ले जाना चाहिए? पानी उपलब्ध कराना चाहिए, नहीं पीड़ित को ठंडा रखना चाहिए, उसका क्या पीड़ित को एक कोट के साथ लपेटना चाहिए, पीड़ित को हवादार, सबसे पहले उसको कहाँ ले जाना है? हवादार जगह पे। कहाँ ले जाना है? हवादार जगह पे। चलिए इससे अगर हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा का संकेत चिन्ह का आकार क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का जो संकेत क्या है? तो यह है वर्गाकार। क्या है? वर्गाकार। पेट की चोट वाले व्यक्ति के लिए कौन सी कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए? अगर पेट में किसी का लग गया चोट तो ये क्या है? शेफर विधि। कौन सा विधि? शेफर विधि है जो नहीं करना चाहिए। चलिए इससे अगला हम लोग देखते हैं। इससे अगला क्या है, निम्न में से कौन सा एक हाथ लिफ्ट बेक दबाव विधि है? जो है इसके लिए कौन सा है? नेल्सन की विधि। कौन सा विधि है? नेल्सन की विधि। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। इसके बाद क्या, अनिवार्य संकेत का आकार क्या है? अनिवार्य संकेत का आकार कौन सा है? तो यह है वर्गाकार, वृत्ताकार। अनिवार्य के लिए कौन है? वृत्ताकार है। जो कहेगा जो हाथ लिफ्ट दबाव के विधि कौन है? तो यह है नेल्सन विधि। उसके बाद क्या है, DPDT का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है डबल पोल डबल थ्रो। डबल पोल डबल थ्रो। उसका स्विच में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम SPDT का पूर्ण नाम क्या है? तो SP, तो यहाँ से S से क्या हो जाएगा? सिंगल, और P से पोल, सिंगल पोल, उसका D से डबल और T से थ्रो। मतलब जो है DPDT और SPDT ये दोनों लगभग सेम है, यहाँ पे सिर्फ डबल हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल हो जाएगा। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे क्या है, तो इससे आगे है बाल्टीमीटर, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर पर संख्याओं द्वारा चिन्हित प्रत्येक विभाजन का नाम क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा 2A। चलिए उससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे क्या है, मानव के लिए कौन सा मीटर एक गतिज कुंडल का उपयोग करता है? मानव के लिए कौन सा मीटर? तो क्या है? PMMC मीटर। कौन सा है?
PMMC मीटर है जो मानव के लिए एक गतिज कुंडन का कार्य करता है। उसका क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करने का क्या लाभ है? तो चलिए इसका लाभ क्या है, शुद्धता की जांच। इसमें क्या होता है, प्रत्येक एक पॉइंट को पता चल जाता है, जो डिजिटल मल्टीमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए इससे आगे, विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पहला हो गया गैलेरियम, दूसरा पोर्सलिन का उपयोग, किसका उपयोग, पोर्सलिन का उपयोग किया जाता है। अब इससे आगे है, चालक के बढ़े हुए व्यास के साथ धारा प्रवाह पर क्या प्रभाव होता है? चालक के बढ़े हुए व्यास के साथ धारा प्रवाह पर क्या प्रभाव होता है? तो उच्च धारा का प्रवाह करने देता है। क्या करने देता है? उच्च धारा का प्रवाह करने देता है। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे क्या है, सिंगल स्टैंड वायर को क्या कहा जाता है? जो सिंगल स्टैंड, जो सिंगल फेस होता है, उसको क्या कहा जाता है? हुक अप वायर। क्या कहा जाता है? हुक अप वायर। उसका विद्युत धारा के प्रवाह में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है? मतलब विद्युत धारा सबसे अच्छा किसमें चलता है? तो चांदी में। किसमें? चांदी में है जो विद्युत धारा की जो सबसे अच्छा होता है प्रवाह होता है। कारण निरंतरता जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ओम मीटर, अम्मीमीटर, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर। तो जो निरंतर जो होता है विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसके जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मल्टीमीटर के। उसका निम्न में से किसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? तो एटम के पास। किसके पास होते हैं? एटम के पास। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब नहीं, एटम के पास होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। ठीक। और उसके बाद प्रतिरोध का उपयोग क्या है? प्रतिरोध का उपयोग क्या होता है? धारा को बढ़ाना, वोल्ट को बढ़ाना, वोल्टेज को ड्रॉप करना। देखिए वोल्टेज को जो प्रतिरोध होता है ड्रॉप, जब ज्यादा आ जाता है करंट ना, प्रतिरोध का सिंबल ऐसा होता है। ठीक, ये ऐसा होता है। जब ज्यादा करंट आता है तो ये प्रतिरोध है जो क्या करता है, इसको अपने अंदर कंज्यूम करके उसका जो एक सही जितना जरूरत हो उतना भेजता है। उसका प्रतिरोध के प्रकार का नाम है क्या है? प्रतिरोध के प्रकार का क्या नाम है? कार्बन प्रकार 4 प्रतिरोध। इसका जो प्रतिरोध है इसका नाम है कार्बन प्रकार 4 प्रतिरोध। कितना प्रतिरोध? 4। उसके बाद 100 ओम प्रतिरोध के लिए रंग कोड क्या है? 100 ओम प्रतिरोध के लिए भूरा, काला, लाल नहीं। उसके बाद क्या है? काला, भूरा, काला नहीं, भूरा, काला, भूरा। हाँ, भूरा, काला, भूरा। 100 प्रतिरोध के लिए क्या है? भूरा, काला, भूरा उसका रंग का कोड है। कोड हो गया। उसके बाद क्या है? 2 ओम प्रतिरोध R2 के माध्यम से धारा प्रवाह का निर्माण कीजिए। जो 2 ओम है ना, वो धारा प्रवाह का निर्माण करेगा R2 के माध्यम से। ये हो गया। तो इसको भाग दे देंगे तो भाग दे R2 कौन है? यही ना है। बाय द वे इसको ये R1 प्रतिरोध हो गया R2 R1 तो क्या कह रहा है? 2 ओम R2 के धारा के प्रवाह, तो इसका 6 हो जाएगा आंसर, 6 एम्पियर। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे क्या है? प्रतिरोध का सटीक प्रतिरोध मान ज्ञात करने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? जो प्रतिरोध का सटीक, तो कौन है? अम्मी मीटर नहीं, वोल्ट मीटर नहीं, ये है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर है। उसके बाद श्रेणी में जुड़े 3 प्रतिरोध के कुल प्रतिरोध की गणना कैसे की जाती है? तो श्रेणी क्रम में ना, समानांतर क्रम में नहीं है। तो श्रेणी क्रम में रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो जाएगा। अगर समानांतर क्रम में अगर बोलता तो क्या हो जाता? B हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो गया? C हो गया। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। एक शोल्डर जोड़ लगाने के लिए कौन सी बंध सामग्री का उपयोग किया जाता है? शोल्डर जोड़ लगाने के लिए तेल, फलकस, अम्ल, ग्रीज। इसके लिए फलकज का, किसका उपयोग? फलकज का उपयोग। उसका शोल्डर आयरन की टिप का नाम क्या है? शोल्डर आयरन के टिप के नाम क्या है? कोनिकल। क्या है? कोनिकल। शोल्डर आयरन के जो शोल्डर आयरन है उसके टिप के नाम क्या है? कोनिकल। क्या है? कोनिकल। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। टूल का नाम क्या है?
ये जो टूल है इसका नाम क्या है? तो आप बता सकते हैं चॉपर का औजार नहीं, क्रिम्पकल टूल नहीं, प्लंजर टी सोल्डिंग टूल, हाँ ये हो जाएगा प्लंजर टी सोल्डिंग की टूल, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वायु सक्शन के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण काम करता है? वायु सक्शन के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण काम करता है? तो डिसोल्डिंग, क्या सा? डिसोल्डिंग है जो वायु सक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं प्रतिरोध R2 वोल्टेज V2 ड्रॉप क्या है? प्रतिरोध R2 वोल्टेज V2 ड्रॉप क्या है? तो इसके लिए हो जाएगा ये हो जाएगा 60 वोल्ट। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं समानांतर में जुड़े, समानांतर किस क्रम में? समानांतर में 10 ओम और इतना 20 ओम का कुल प्रतिरोध कितना होगा समानांतर में? किस क्रम में? समानांतर। तो इसका आंसर जैसे 1/10 हो जाएगा और प्लस 1/20। ठीक, इसका जैसे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो इसके बाद इसको इससे गुना 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हो गया 3/20, तो 36 18 लगभग ये आ जाएगा। ठीक, पहला है जो आ जाएगा इसका आंसर। चलिए इसके बाद क्या है, अगर 10 ओम प्रतिरोध के माध्यम से 10 MA धारा प्रवाहित होती है तो कितनी शक्ति का विसर्जन होता है? तो ये कितना हो जाएगा? 1000 मिली वाट्स। कितना? 1000 मिली वाट्स। क्योंकि क्या होता है, इसको है जो 100 से इसमें गुना, दोनों के गुना करके और 100 से 10 से गुना कर देते हैं। चलिए इसके बाद क्या है कि ओम के नियम, किसका? ओम के नियम में कौन सी अवस्था होती है? विद्युत धारा, स्थिर वोल्टेज, उसके बाद स्थिर तापमान, ताप होता है स्थिर होता है, ताप क्या होता है? स्थिर भी होता है और तापमान अचर भी होता है, तापमान स्थिर भी होता है और तापमान अचर भी होता है। उसके बाद किरचॉफ के धारा के नियम का उपयोग करके धारा I3 का पता लगाएं। तो I3 का पता लगाने के लिए तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 है। चलिए इसके बाद क्या है, उच्च अंत अव्यवताओं के लिए LDR बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो लैंड क्या है? लैंड सोलेनोइड। इसके बाद क्या है, इसके बाद फोटो रजिस्टर LDR, फोटो रजिस्टर की कार्यशील स्थिति की जांच करने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? फोटो रजिस्टर, कौन सा? फोटो रजिस्टर LDR। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ओम मीटर। कौन सा हो जाएगा? ओम मीटर। उसके बाद कह रहा है प्रतिरोध में LDR का पूर्ण रूप क्या है? LDR का पूरा नाम क्या होता है? लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। उसके बाद फोटो रजिस्टर्स बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो क्या है? कैडमियम सल्फाइड। क्या है? कैडमियम सल्फाइड। इसके आगे क्या है? फोटो अवरोध का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? फोटो अवरोध का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? वोल्टेज सुधार, डिमोड्यूलेशन का उद्देश्य, स्ट्रिंग लाइटिंग सिस्टम का नियंत्रण करना, दोलन उत्पन्न करना। तो ये हो जाएगा स्ट्रीट लाइटिंग। स्ट्रीट जो सीधा होता है, रोड के साइड में लगा हुआ रहता है, सिस्टम का नियंत्रण करना। फोटो अवरोध का मुख्य अनुप्रयोग वही है जो रोड के साइड में लाइट लगा हुआ रहता है, उसी को नियंत्रण करना। उसके बाद वेरिएबल, क्या? वेरिएबल रजिस्टर का दूसरा नाम क्या है? वेरिएबल रजिस्टर का दूसरा नाम क्या है? पोटेशियोमीटर। क्या है? पोटेशियोमीटर। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं कौन सा घटक धारा में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है?
कौन ऐसा घटक होता है जो धारा में किसी भी परिवर्तन होता है जिसको विरोध करता है? पहला डायोड नहीं, प्रतिरोध नहीं। क्या है? इंडक्टर। क्या है? इंडक्टर। इंडक्टर इसका है जो प्रतिरोध करता है। उसके बाद प्रेक। क्या है? प्रेक्त्व की इकाई क्या होता है? प्रेक्त्व की इकाई क्या होता है? हेनरी। क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। कौन सा कारक प्रेक्त्व का मान निर्धारित करता है? कौन सा कारक है जो प्रेक्त्व का काम जो निर्धारित करता है? कोल्ड का व्यास। क्या? कोल्ड का व्यास, सॉरी कोयल, कोयल का व्यास। उसका कोयल का नाम क्या है? कोयल का नाम क्या है? कोयल का नाम क्या है? तो क्या है? लोहे का कोर, न एयर का कोर, निम्न आवृत्ति, उच्च आवृत्ति प्रेरक। यह है जो उच्च आवृत्ति प्रेरक हो जाएगा। श्रेणी में जुड़े हुए दो प्रेरक 10H और 15H के कुल प्रेरणा मान क्या होगा? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में नहीं है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। श्रेणी क्रम में कहेगा तो जोड़ देंगे, समानांतर क्रम में करेगा तो 1/10 करके तब बनाएंगे। उसके बाद एक कोयल में धारा बदलने के प्रभाव पर पास के कोयल में EMF को प्रेरित होने वाले प्रभाव का क्या नाम है? तो कपलिंग, इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल फंडिंग। तो इसका क्या हो जाएगा? म्यूचुअल फंडिंग। EMF म्यूचुअल फंडिंग। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे क्या है कि रिलक्टेंस की इकाई क्या है? रिलक्टेंस की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, नहीं वेबर पर मीटर नहीं, हो जाएगा एम्पियर टर्न पर वेबर। ये हो जाएगा एम्पियर टर्न पर वेबर। रिलक्टेंस की इकाई क्या है? एम्पियर टर्न पर वेबर। चलिए इससे आगे देखते हैं। मैग्नेटाइजेशन की किस विधि का उपयोग वाणिज्य उद्देश्य की अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्रेरक। क्या हो जाएगा? प्रेरक विधि। चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। इससे आगे क्या है? एक आदर्श ट्रांसफॉर्म में प्राथमिकता वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच क्या संबंध है? जो प्राथमिकता वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज का क्या है? तो E बराबर V1 एंड E2 बराबर V2। यही हो जाएगा। E बराबर V1 और E2 बराबर V2। चलिए इसके बाद ट्रांसफर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना कैसी होती है? जो ट्रांसफर होता है उसमें स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना कैसी होती है? स्टील 97% और सिलिकॉन 3% नहीं। उसके बाद स्टील हो जाता है 95%, 5% नहीं। ये है स्टील है 93% और सिलिकॉन होता है जो कितना परसेंट? 7%। ट्रांसफार्मर में स्टील और सिलिकॉन की संरचना इस प्रकार से, मतलब 97% होता है स्टील होता है और 7% ही, 93% स्टील होता है और 7% ही क्या होता है? सिलिकॉन होता है। चलिए इससे आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर में लेमिनेटर कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? जो ट्रांसफार्मर है उसमें लेमिनेटर कोर का ताम्र हानि को कम करना, नहीं हिस्टेरिज्म हानि को कम करना, उसका यांत्रिक क्षति को कम करना, उसका एरी कंटर हानि को कम करना, एरी कंटर हानि को कम। ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या है? ट्रांसफार्मर का प्रकार, ये कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रकार है जो कह रहा? तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर नहीं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, उसके बाद हो गया निम्न आवृत्ति ट्रांसफार्मर, उसके बाद उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा? उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर। यह है जो ट्रांसफार्मर के प्रकार है, उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर। चलिए इससे आगे चलते हैं। इससे आगे है ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्दिष्ट की जाती है? ट्रांसफार्मर के लिए जो है पावर रेटिंग कैसी निर्दिष्ट की जाती है? तो पहला है वाटर से नहीं, वोल्टेज से नहीं, उसके बाद वोल्ट एम्पियर। क्या? वोल्ट एम्पियर VA। उसके बाद क्या है? रेटेड वोल्टेज के नीचे संचारित करने पर ट्रांसफार्मर पर क्या प्रभावित करता है? पहला है वाइंडिंग का जलना, दूसरा अंत वाइंडिंग के लीकेज होना, तीसरा ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्म हो जाना और उसके बाद है
सेकेंडरी वोल्टेज को कम होना, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी वोल्टेज को कम होना। उसके बाद कह रहा है किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रेरित सेकेंडरी वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से कम होता है। जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है प्राइमरी वोल्टेज से कम होता है। तो क्या स्टेप अप ट्रांसफर, किस था स्टेप अप ट्रांसफर, मतलब किस ट्रांसफार्मर में प्रेरित सेकेंडरी होता है, जो सेकेंडरी वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से कम होता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। चलिए इससे आगे देखते हैं। इससे आगे है ट्रांसफार्मर कोर को पतले टुकड़े के रूप में क्यों बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर कोर को पतले टुकड़े के कोर में क्यों बनाया जाता है, तो एडी करंट को कम करने के लिए। क्यों, एडी करंट जो होता है उसको कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर का नाम है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, पहला ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, तो ये क्या हो जाएगा सेल प्रकार, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं कि उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। कौन सा उच्च जो है आवृत्ति, इसके लिए रिंग कोर ट्रांसफार्मर नहीं, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। चलिए उससे आगे फिर क्या है कि चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस का क्या परिणाम है। बैंक जो ईएमएफ बढ़ना नहीं, बढ़ता है, एडी करंट को हो जाना, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ना, ऊर्जा की हानि होना, तो ऊर्जा की हानि होना, चुंबकीय सामग्री में जो होता है ऊर्जा की हानि। उसके बाद क्या ट्रांसफार्मर पर खुला परिपथ परीक्षण के से किस शक्ति का हानि आकलन किया जाता है, तो कौन सा शक्ति को, तो कोर को, किसका, कोर को। उसके बाद क्या है पावर ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसको कोर बनाने के लिए कौन सा सामग्री, माइक्लर्ड स्टील नहीं, उसके बाद क्या है रोल्ड स्टील नहीं, तांबा मिश्रित नहीं, कोल्ड सोल्ड ग्रेन ओरिटेंडेड, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए पीडीएफ यदि चाहिए तो टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर वाला के नाम से टेलीग्राम है जहां से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कौन सा मान एक पिको रेड के बराबर होता है, कौन सा मान एक पिको रेड के बराबर होता है, तो F6 नहीं, ये भी नहीं, 10⁻12 नहीं, ये भी नहीं, फराडे ये भी नहीं, ये है 10⁻−12 फराडे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कैपेसिटर का कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर का कौन सा गुण इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है। कौन ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा के। पहला डाइलेक्ट्रिक, दूसरा धारिता, तीसरा स्ट्रेकोपेस्टिंग, चौथा कैपेसिटर रिएक्शन। कौन सा, कैपेसिटर रिएक्शन। कर रहा है कैपेसिटर का कौन सा गुण इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है, तो कैपेसिटी रिएक्टर। चलिए इससे आगे क्या है, इससे आगे है कैपेसिटर के मान को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो एमएचओ नहीं, ओम नहीं, उसके बाद फ्रेड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, फ्रेड का। अगला है स्ट्रीमर, कौन सा, स्ट्रीमर कैपेसिटर का स्टीमल कैपेसिटर जिसको कहते हैं, कैपेसिटर का उद्देश्य क्या है, तो इसका कंपलिंग नहीं, फिल्टिंग नहीं, उसके बाद इसका हो जाएगा फाइन ट्यूनिंग। कौन सा हो जाएगा, फाइन ट्यूनिंग। चलिए इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए किस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। जो स्पेस में इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो होता है, किस प्रकार के, स्पेस में अगर इलेक्ट्रॉन के अगर उसका प्रयोग करना हो तो किस प्रकार के कैपेसिटर, तो इलेक्ट्रो नहीं, ये भी नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंडम प्रकार। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंडम प्रकार। उसके बाद ओपन सर्किट फास्ट होने पर इलेक्ट्रोलाइट
कैपेसिटर का क्या प्रभाव है। जो होता है ओपन सर्किट फॉल्ट होने पर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का क्या प्रभाव है। तो इसका हो जाएगा यह कार्य नहीं करे, क्या नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। करा एक कैपेसिटर के धारिता का मान क्या होता है जिससे 35 वोल्ट पर चार्ज करने के लिए 0.5 कूलम की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.014 फैराड। चलिए इससे आगे क्या है कि यदि कोयल के बीच की दूरी बढ़ती है तो कुल प्रेरकत्व का प्रभाव क्या होगा। तो ये बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का कार्य क्या है। जो कैपेसिटर है उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का काम क्या है। तो इसका काम क्या है, प्लेटों के बीच किसी भी धारा के प्रवाह को रोकना। अगर दो प्लेट है उसके बीच किसी भी धारा को जो प्रवाह होता है उसका काम होता है कैपेसिटर को भी रोकना। कह रहा है कैपेसिटर में धारिता का मान किस कारण द्वारा निर्धारित होता है। तो प्लेटों के क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र से, प्लेटों के क्षेत्र से इसका काम है जो। इसके बाद क्या है, धारिता के मान को किस तरह कम किया जाता है। किसका, धारिता को मान के। पहला है प्लेटों क्षेत्र में वृद्धि द्वारा, प्लेटों के प्रतिरोध में वृद्धि द्वारा, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर। किसका, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर। अगला है समानांतर में जुड़े 3 कैपेसिटर के लिए प्रयुक्त धारिता। हम बताए हुए थे समानांतर में, समानांतर में क्या हो जाएगा, नहीं, इसका समानांतर में जुड़े 3 कैपेसिटर के लिए प्रभावी धारिता श्रेणी क्रम में हो जाएगा C1 C2 C3, ये हो जाएगा। समानांतर क्रम में ये होगा, इसका आंसर गलत है, इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा 1/C1 1/C2। उसके बाद क्या है, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समानावर्ती शब्द कौन सा होता है। तो ये कौन हो जाएगा, परमिंगेस्ट। कौन हो जाएगा, परमिंगेस्ट। चलिए इससे आगे क्या है, उसका परमिएबिलिटी को बदलने का कारण कौन सा है। कौन सा कारण है, तो ये हो जाएगा फ्लक्स का घनत्व। क्या हो जाएगा, फ्लक्स का घनत्व। चलिए इसके बाद क्या है, किस स्थिति को अनुबाद RLC सर्किट कहा जाता है। जो किसको, RLC, XL ग्रेटर देन XC, नहीं XC ग्रेटर देन, नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा, XL = XC, ये हो जाएगा। किस स्थिति के अनुबाद को RLC सर्किट कहा जाता है, XL = XC। उसका AC श्रेणी सर्किट में अनुबाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जाता है। जो AC सर्किट होता है उसमें अनुबाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जाता है। तो धारिता मान को कम करने के लिए। क्यों, धारिता मान को कम करने के लिए। उसके बाद क्या है, अनुनाद आवृत्ति की इकाई क्या है। कौन सा, अनुनाद आवृत्ति की इकाई क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। अनुनाद आवृत्ति का इकाई क्या है, हर्ट्ज। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, डायोड में अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज का क्या अर्थ है। तो ये क्या हो जाएगा, PIV वोल्टेज। उसके बाद क्या है, जर्मेनियम डायोड का पिक इनवर्स वोल्टेज क्या है। पिक इनवर्स वोल्टेज क्या है, 0.3 वोल्टेज। उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की समस्या निवारण में सबसे पहला कदम कौन सा है। जो इलेक्ट्रॉनिक है सर्किट की समस्या निवारण में सबसे पहला कदम क्या है। तो यह है फिजिकल और सेंसिटिविटी परीक्षण, फिजिकल और सेंसिटिविटी परीक्षण। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, निम्न विद्युत संचारण सर्किट में किस डायोड का उपयोग किया जाता है। सिंगल डायोड, यह है सिंगल डायोड का, किसका, सिंगल डायोड का उपयोग। उसके बाद है शुद्ध अचालक। कौन सा, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
जब अशुद्धि उसमें किसी भी शुद्ध चीज में जोड़ा जाता है उसको क्या डोपिंग क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। इससे आगे है पी प्रकार अर्धचालक सामग्री बनाने के लिए कौन सी अशुद्धता जोड़ी जाती है। पी प्रकार अर्धचालक सामग्री बनाने के लिए कौन सी अशुद्धता जोड़ी जाती है, तो गैलेनियम। कौन सा, गैलेनियम। एन प्रकार सामग्री बनाने के लिए शुद्धता अर्धचालक में कौन सी अशुद्धता जोड़ी जाती है, तो आर्सेनिक। जो एन प्रकार, पी प्रकार में है गैलेनियम, पी प्रकार में कौन सा है, गैलेनियम है जोड़ा जाता है। और उसके बाद क्या है, एन प्रकार बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धता जोड़ी जाती है, कौन सा, तो इसके लिए है आर्सेनिक। एसी को डीसी वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए क्या है, तो ये हो जाएगा रेक्टिफायरिंग। क्या है, रेक्टिफायरिंग। क्या है, रेक्टिफायरिंग। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद 50 हर्ट्ज के इनपुट जाएगा, जो इनपुट जाता है और उसके बाद उसमें आउटपुट के रूप में निकलता है। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट प्लस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हर्ट्ज तक। उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर की तुलना में 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर के हानि क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, डीसी उत्पादन स्तर अधिक होना नहीं, उसका तरंग आवृत्ति अधिक होना नहीं, ये भी नहीं है। सेंटर टेप ट्रांसफर की आवश्यकता होना, कौन सा है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होना। 2 डायोड फुल वेव, कौन सा, 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर में पल्स सेटिंग डीसी का आउटपुट आवृत्ति क्या है, तो क्या हो जाएगा, इनपुट एसी आवृत्ति का दोगुना। कितना, जो इनपुट है एसी आवृत्ति का दोगुना। रेक्टिफायर सर्किट के एसी से डीसी कन्वर्ट के लिए, कौन सा, एसी से डीसी कन्वर्ट के लिए सक्रिय घटक का उपयोग, कौन सा घटक का उपयोग किया जाता है, तो डायोड। जब एसी से डीसी रहेगा तो किसका, डायोड। और डीसी से एसी, कौन सा, डीसी से एसी में परिवर्तन करने के लिए किसका, तो ये हो जाएगा रेक्टिफायर, कौन सा, रेक्टिफायर। चलिए उसके बाद इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे क्या है, 4 डायोड के लिए किस रेक्टिफायर का सर्किट का उपयोग किया जाता है, तो 4 डायोड के लिए फुल वेव नहीं, हाफ वेव नहीं, ब्रिज का, कौन सा, ब्रिज का उपयोग किया जाता है। ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ब्रिज का उपयोग किया जाता है। ब्रिज का उपयोग 4 रेक्टिफायर के लिए 4 ब्रिज हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से ब्रिज का उपयोग किया जाता है। चलिए, अधिक लोड करंट आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार के रिपल फिल्टर का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, कौन सा है, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। चलिए इससे आगे है पूर्ण लोड की स्थिति के साथ जनरल डायोड के माध्यम से धारा क्या होगी, क्या होगी, अधिकतम होगी, क्या होगी, अधिकतम होगी। चलिए इसमें है रिपल्स को कम करने के लिए एक सर्किट का उपयोग किया जाएगा, कौन सा सर्किट का उपयोग किया जाता है, तो क्या है, एम्पलीफायर सर्किट नहीं, रेगुलेटर सर्किट नहीं, दोलन सर्किट, उसके बाद फिल्टर सर्किट, ये फिल्टर सर्किट का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा, फिल्टर सर्किट। कौन सा घटक रेक्टिफायर सर्किट के तरंगों को फिल्टर करता है, रेक्टिफायर सर्किट के तरंगों को फिल्टर करता है, डीएक नहीं, डायोड नहीं, टीएक नहीं, कैपेसिटर, तो इसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा। इससे अगला है जर्नल डायोड में कौन सा पैरामीटर स्थिर होता है, जर्नल डायोड में कौन सा पैरामीटर स्थिर होता है, तो ये होता है वोल्टेज, क्या होता है, वोल्टेज होता है। चलिए उसके बाद कम जर्नल डायोड रिवर्स बायर्ड स्थिति में प्रवाह करना शुरू होता है, तो इसका हो जाएगा जनरल, जब जनरल डायोड वोल्टेज जनरल डायोड तक पहुंचता है तब। भार रहित स्थिति में जनरल डायोड के माध्यम से करंट क्या है, करंट क्या है, तो अधिकतम है, क्या है, अधिकतम है। विनियम आउटपुट वोल्टेज कितना है, विनियम आउटपुट वोल्टेज कितना है, तो इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज, इसमें तो इसमें
इसमें 12 वोल्टेज हो जाएगा। इसको पीछे तो देखे थे। किसका उपयोग रिवर्स ब्रेकडाउन क्षेत्र में कार्य करने के लिए किया जाता है? जनरल डायोड। किसका? जनरल डायोड का उपयोग किया जाता है। चलिए टॉप 5 ट्रांजिस्टर पैक आरेखा में इलेक्ट्रॉनो एक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनो एक्स क्या है? तो इसका हो जाएगा एमीटर। क्या हो जाएगा? एमीटर। उसके बाद क्या? ट्रांजिस्टर कोड संख्या BC 107 में इंडित पहले अक्षर का अर्थ है। क्या है पहले अक्षर का अर्थ? तो ये हो जाएगा, जो हो जाएगा सिलिकॉन सामग्री का इस्तेमाल। सिलिकॉन सामग्री का इस्तेमाल। द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर। कौन सा? द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर डिवाइस के संचालन को कौन सी विद्युत मात्रा नियंत्रण करता है? तो ये हो जाएगा करंट। क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। उसके बाद जर्मेनियम सेमीकंडक्टर सामग्री पर सिलिकॉन से बने ट्रांजिस्टर को क्या पसंद किया जाता है? क्यों पसंद किया जाता है? मतलब जो जर्मेनियम से सेमीकंडक्टर जो होता है सामग्री पर सिलिकॉन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये उच्च तापीय स्थिति में, जब उच्च तापीय स्थिति हो तब इसका उपयोग किया जाता है। चलिए इसे माइक्रोफोन से संकेतों को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है? तो निम्न पावर ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर का? निम्न पावर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर निम्न शक्ति प्रबंधन के लिए किस प्रकार की पैकिंग का उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ट्रांजिस्टर के? प्लास्टिक की पैकेजिंग। कौन सा? प्लास्टिक की पैकेजिंग। उसका नकारात्मक प्रतिक्रिया को समय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नकारात्मक प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा डिजेनरेटिव प्रक्रिया। कौन सा है? डिजेनरेटिव प्रक्रिया। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे क्या? ट्रांजिस्टर सर्किट। कौन सा? ट्रांजिस्टर सर्किट में बायस का उपयोग करने का क्या लाभ है? बायस का उपयोग करने का क्या लाभ है? ये क्या हो जाएगा? कभी भी संतृप्ति तक नहीं पहुंचना। उसके बाद सार्वभौमिक बायस किसे कहा जाता है? सार्वभौमिक बायस किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर बायस को। किसको? वोल्टेज डिवाइडर बायस को। उसका निम्न में से कौन सा 3 टर्मिनल डिवाइस है? निम्न में से कौन सा 3 टर्मिनल डिवाइस है? तो ये होगा ट्रांजिस्टर। क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर एक जो टर्मिनल डिवाइस है। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं कि सर्किट में ट्रांजिस्टर की स्थिति क्या है। ये जो सर्किट है इसमें ट्रांजिस्टर की स्थिति क्या है? तो इसमें ट्रांजिस्टर की मूल रूप से स्थिति है एक खुले स्विच की तरह कार्य करता है। ये एक खुले स्विच की तरह कार्य करता है। चलिए इससे आगे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? तो देखेंगे कि आप एक ट्रांजिस्टर के दोषपूर्ण होने की पुष्टि कैसे कर सकते हैं। जो ट्रांजिस्टर है उसको दोषपूर्ण जो पूर्ति कैसे करेंगे? तो इसके लिए ओह मीटर परीक्षण द्वारा। कौन सा? ओह मीटर परीक्षण द्वारा। किसे निम्न सिंगल एम्पलीफायर के रूप में भी जाना जाता है? तो ये हो गया निम्न पावर ट्रांजिस्टर। अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद एम्पलीफायर। क्या? एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग क्या है? जो एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है उसका उपयोग क्या है? तो कॉमन कलेक्टर। क्या है? कॉमन कलेक्टर है। उसके बाद एक कॉमन वेव प्रबंधक का करंट गेट क्या है? जो करंट गेट क्या है? तो 1 से कम। एक कॉमन वेव प्रबंधक का करंट गेट क्या है? 1 से कम है। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं कॉमन वेव एम्पलीफायर के करंट लाभ की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूत्र क्या है? तो कौन सा सूत्र है? IC प्रति IE। IC प्रति IE। चलिए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कौन सा विन्यास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे अधिक उपयोगी किया जाता है? तो कौन सा है? कॉमन
एमीटर, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या है? ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या है? तो ये हो गया निम्न इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के प्रतिबंधित एम्पलीफायर करना। चलिए इससे आगे देखते हैं। लाउड स्पीकर को संचालित करने के लिए किस प्रकार के एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है? जो लाउड स्पीकर होता है उसको संचालित करने के लिए पावर एम्पलीफायर। कौन सा एम्पलीफायर? पावर एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर परीक्षण के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर, तो इसके लिए कौन सा? ओम मीटर। कौन सा? ओम मीटर। FET का पूर्ण नाम क्या है? FET का पूरा नाम क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FET का पूरा नाम क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। चलिए इससे आगे देखते हैं। वोल्टेज नियंत्रण उपकरण कौन सा है? इसमें से कौन सा है जो वोल्टेज को नियंत्रण करता है? तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसके बाद JFFT का पूरा नाम क्या है? तो जंक्शन फील्ड इफेक्टर ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्टर ट्रांजिस्टर। उसका JFET टर्मिनल है क्या है? तो ये ग्रेट ड्रेन और सोर्स। ग्रेट ड्रेन और सोर्स। चलिए इससे आगे 127 नंबर देखें। UJT। कौन सा? UJT का पूरा नाम क्या है? तो UJT का पूरा नाम क्या है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। चलिए इससे आगे देखते हैं। यहां से 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर। कौन सा? 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन सा है? तो कौन सा है? UJT। कौन सा है? UJT। एमीटर वेव 1 ओम 1 और वेव 2 के लिए कौन सा टर्मिनल है? 1 और 2 के लिए UJT। कौन सा है? UJT। चलिए UJT का लोकप्रिय अनुप्रयोग क्या है? तो ये है रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर। रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर। उसके बाद SCR का पूर्ण रूप क्या है? SCR का पूर्ण रूप क्या है? सिलिकॉन कंट्रोलर्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोलर्ड रेक्टिफायर। चलिए इससे आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 132। उच्च शक्ति के अनुप्रयोग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो SCR का आविष्कार कब हुआ? तो 1956 में। SCR का आविष्कार कब हुआ? 1956 में। उसका 4 परत निर्माण में कौन सा एक है? 4 परत निर्माण में तो यह है SCR। कौन सा है? SCR। उसका ट्रिएक का पूरा नाम है। ट्रिएक का पूरा नाम क्या है? ट्रायोड AC सेमीकंडक्टर। क्या है? ट्रायोड AC सेमीकंडक्टर। MT1 और MT2 और गेट के लिए 3 टर्मिनल किसके हैं? जो है तो क्या है? ट्रिएक। क्या है? ट्रिएक। उसका 2 टर्मिनल डिवाइस कौन सा है? जो टर्मिनल डिवाइस 2 है कौन सा है? तो DAC। क्या है? DAC। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद क्या है? रैखिक विद्युत आपूर्ति की परिचालन आवृत्ति क्या है? जो इसका है रैखिक है। रैखिक विद्युत आपूर्ति की परिचालन आवृत्ति क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज। रैखिक विद्युत आपूर्ति की दक्षता क्या है? रैखिक विद्युत आपूर्ति की दक्षता क्या है? तो 30 से लेकर 40%। कितना है? 30 से लेकर 40%। वोल्टेज विनियम के लिए MMPS में किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो स्विचिंग। कौन सा सर्किट का? स्विचिंग सर्किट का। उसका संक्षिप्त नाम CVT का पूर्ण रूप क्या है? जो CVT का पूरा नाम क्या है?
तो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफर क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफर। उसके बाद सर्किट डायोड दक्षता क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सामान्य लोड समस्या से बचना, ये है जो थ्योरी में देखेंगे आगे। चलिए इसके बाद क्या है, वेरी लॉर्ड स्केल्स इंडिकेटर, वेरी लॉर्ड स्केल्स इंटीग्रेशन आईसी पैकेट के अंतर कितने ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, तो ये कितना है 1000 से अधिक, कितना ट्रांजिस्टर 1000 से अधिक। किस आईसी पैकेज में 100 से 1000 ट्रांजिस्टर होते हैं, कौन सा इसकी, तो SLI, किसका SLI में 100 से लेकर 1000 तक होता है। चलिए लक्षण द्वारा अनुभाग के कारण समस्या का निवारण करने के लिए कौन सी विधि का पालन किया जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, लॉजिकल दृष्टिकोण विधि, कौन सा है, लॉजिकल दृष्टिकोण विधि। इससे आगे है स्विचिंग रेगुलेटर IC या LM2576 का आउटपुट पिन नंबर क्या है, तो इसका पिन नंबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। 3 टर्मिनल नकारात्मक वोल्टेज नियामक IC कौन सा है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा IC 7905। चलिए इससे आगे जो क्वेश्चन है, किस 3 टर्मिनल वोल्टेज नियामक IC में समायोजन आउटपुट है, तो इसका है जो LM100, LM105, LM305, LM317, तो ये क्या हो जाएगा LM317। उसका है नकारात्मक वोल्टेज नियामक IC कितना है 7912 का अधिकतम लोड कितना है, इसका अधिकतम लोड कितना है, तो इसका हो जाएगा 2 एम्पियर, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे आगे क्या है कि वोल्टेज रेगुलेटर में कैपेसिटर C2 का कार्य है, जो वोल्टेज रेगुलेटर उसमें कैपेसिटर C2 का कार्य क्या होता है, रिपल तरंगों को सही करना, नहीं DC में उत्पन्न लहर को फिल्टर करना, दोलनों की स्थापना को रोकना, आउटपुट वोल्टेज की क्षणिक प्रतिक्रिया में सुधार करना, तो इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज होता है उसके जो प्रक्रिया में सुधार करना। इससे आगे क्या हो गया, रेगुलेटर IC LM317 जो हम आगे ऊपर देखे हुए थे, वोल्टेज की रेंज क्या है, तो इसका रेंज क्या है 0 से 25 वोल्ट, 0 से 30 वोल्ट, 0 से 32, 1.2 वोल्ट से 32 वोल्ट, 1.2 वोल्ट से 32 वोल्ट तक इसका है जो आउटपुट है। चलिए उसके बाद इसमें जो ये फिगर दिया उसमें किस प्रकार का वोल्टेज स्टेबलाइजर ब्लॉक आरेखा है, ये किस प्रकार की आरेखा है, तो ये किस प्रकार की है, तो स्वचालित नियंत्रण प्रकार, कौन सा प्रकार है, स्वचालित नियंत्रण प्रकार। चलिए इससे आगे है DC से AC कन्वर्टर में किस प्रकार की ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, DC रहता है, DC बोले तो डायरेक्ट करंट, AC रहता है, AC बोले तो अल्टरनेटिव करंट, तो इसमें किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए इसमें जो क्वेश्चंस आया है, जो अधिकांश क्वेश्चंस ट्रांसफार्मर से ही आया हुआ है, इसलिए ट्रांसफार्मर चैप्टर को आप सही से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद कन्वर्टर का प्रकार क्या है, ये जो है कन्वर्टर, इसका प्रकार क्या है, फ्लाई बैक कन्वर्टर, ये है फ्लाई बैक कन्वर्टर। चलिए इससे आगे क्या है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर भाग X का नाम क्या है, X का नाम क्या है, तो सर्वो मोटर शक्ति नियंत्रण, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, उसके बाद क्या है टोरेडाइट ऑटो ट्रांसफार्मर, इसका क्या हो जाएगा टोरॉइड ऑटो ट्रांसफार्मर। चलिए इससे आगे क्या है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार की ट्रांसफार्मर का उपयोग किया है, स्वचालित जो खुद से चलता है उसमें क्या ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटोमेटिक वो काम करता रहता है, इसलिए उसमें किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। यूपीएस का प्रकार है, यूपीएस का कौन सा ये प्रकार है, उसके बाद मेन एसी हो गया, फिल्टर हो गया, वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, ट्रांसफार्मर स्विच हो गया,
उसके बाद कन्वर्ट होता है नेविगेशन यूनिट में, उसके बाद बैटरी में। कौन सा प्रकार है, कह रहा है ऑन लाइन यूपीएस, नहीं ऑफलाइन यूपीएस, औद्योगिक प्रकार की यूपीएस, लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस, ये है जो लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस। उसका बाद क्या है, डी स्वचार स्थिति में लेड एसिड बैटरी में विशिष्ट गुरुत्व की रेंज क्या है, इसका विशिष्ट गुरुत्व की रेंज क्या है, 1.11 से 1.14, उसका 1.14 से, तो इसका क्या हो जाएगा 1.11 से 1.14। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं कि बैटरी की रेटिंग किससे की जाती है। जो बैटरी अच्छा है कि क्या बैटरी की रेटिंग किस चीज से की जाती है, वोल्ट से, एफिशिएंसी से, एम्पियर ऑवर से, यह है एम्पियर ऑवर से, किसे एम्पियर ऑवर से। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं कौन सा डिवाइस डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है। तो कि कौन सा डिवाइस है, डायोड नहीं, इन्वर्टर है जो क्या चीज में बदल देता है, डीसी को एसी में, जो बैटरी में लगा दिया जाता है इन्वर्टर, और उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर भी लगा होता है। उसके बाद क्या, ऑक्टव नंबर, ये जो दिया हुआ के लिए डेसिमल रूपांतरण संख्या क्या है, इसको डेसिमल में हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 127610, ये हो जाएगा। चलिए एनालॉग सिग्नल मान 6V के लिए डिजिटल सिग्नल वैल्यू क्या है, ये जो है ये 6V है, तो इसको डिजिटल में कितना होगा, 100 0 100 नहीं, उसके बाद क्या है 0 101 नहीं, 0 110, ये हो जाएगा 0 110। बाइनरी नंबर 0101 के किस डेसिमल संख्या क्या है, इसका बाइनरी नंबर का इसका डेसिमल संख्या क्या है, 4 5 6 नहीं, इसका जोड़ देंगे उसका बाद इसका कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। सर्किट में किस लॉजिक गेट आईसी को एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है, उस सर्किट में जो है किस लॉन्चिंग गेट आईसी को एक्स के रूप में है जो चिन्हित किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा IC7400। चलिए उससे क्या है, यह टेबल किस लॉन्चिंग गेट की है, ये जो टेबल है वो किस लॉन्चिंग गेट की है, तो ये हो जाएगा NOR, कौन सा है NOR का। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे आगे क्या है, प्रतीक का नाम क्या, ये जो सिंबल है इसका नाम क्या है, तो दो इनपुट OR गेट, 2 इनपुट नोट गेट, 2 इनपुट नोर गेट, 2 इनपुट नंड गेट, ये हो जाएगा 2 इनपुट, इसमें 2 इनपुट नंड गेट है ये, ठीक। सबसे नामक ITTLIC के ठीक से संचालित करने के लिए कितनी विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है, तो इसका कितना हो जाएगा, प्लस 4.75 वोल्टेज से 5.25 वोल्टेज, इसका ये हो जाएगा आंसर। स्टैंडर्ड TTL चिप की शक्ति का इसके बाद है स्टैंडर्ड TTL चिप की शक्ति का अपव्यय क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा 10 MW पर गेट। चलिए इससे आगे क्या है, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड डेसिमल प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, जो डिजिटल सर्किट होता है में बाइनरी कोडेड से डेसिमल प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, डेटा इनपुट संग्रहित करना, उसके बाद बाइनरी सिस्टम को नियंत्रित करना, बाइनरी सिस्टम को इंटरफेरेंस करना, इनपुट मापदंडों की अलग करना, तो इसका क्या हो जाएगा, डेटा इनपुट संग्रहित करना, जो डेटा इनपुट होता है उसको संग्रहित करना, एक जगह एकत्रित करना। इसके बाद किस गेट को यूनिवर्स गेट कहा जाता है, एंड गेट, नोट गेट, नॉर गेट और गेट, तो ये नॉर गेट को है
जो इन्वर्स गेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वर्स गेट। एलईडी डिस्प्ले को चलाने के लिए उपयोग किए गए कितना 7447 BCD से 7 सेगमेंट डिफॉल्ट में कितने इनपुट उपलब्ध है? तो इसका कितना हो जाएगा? 4 इनपुट। कितना हो जाएगा? 4 इनपुट। डेटा ट्रांसमिशन में डेम्यूक्सी फंक्शन के लिए किस आईसी का उपयोग किया जाता है? आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसमें किस आईसी का उपयोग किया जाता है? 74LS138। कितना है? 74LS138। चलिए इससे आगे है फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रकार क्या है? ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रकार क्या है? RS फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट का क्या है प्रकार? RS। ये है जो RS फ्लॉप प्रकार। किस सर्किट को अपने ऑपरेशन के लिए फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है? किस सर्किट को अपने ऑपरेशन के लिए फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होता है? मेमोरी सर्किट। कौन सा सर्किट? मेमोरी सर्किट के लिए है जो उपयोग किया जाता है। चलिए इससे आगे देखते हैं फ्लिप फ्लॉप का उपयोग होता है। फ्लिप फ्लॉप का उपयोग क्यों होता है? यह बाइनरी जानकारी संग्रहित करता है। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? बाइनरी जानकारी को संग्रहित करता है। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं एक डिकोड काउंटर में फ्लिप फ्लॉप की अधिकतम असंभव संख्या क्या है? तो इसका अधिकतम असंभव संख्या क्या होगा? n टू दी पावर n। चलिए इससे आगे देखते हैं ये जो है दिया हुआ काउंट सर्किट का प्रकार। ये जो काउंट सर्किट का कौन सा प्रकार का सर्किट है? तो ये डिकोड काउंट सर्किट। ये कौन सा है? डिकोड काउंट सर्किट। जब आप सर्किट के बारे में पढ़िएगा तो वहां पे आपको बताया होगा। चलिए इससे आगे देखते हैं IC74LS कितना है 190 का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसका मेन रूप से ये जो सर्किट है इसका उपयोग करने का आईसी का है, तो इसका उपयोग करने का मेन उद्देश्य क्या है? तो अप या डाउन काउंटर। 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर के लिए। इससे आगे क्या है? 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर के कार्य के लिए किस आईसी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए कौन सा आईसी का उपयोग किया जाता है? तो IC7495 ये आईसी का उपयोग किया जाता है 4 शिफ्ट। इसके बाद क्या है? काउंटर सर्किट का प्रकार क्या है? काउंटर सर्किट का प्रकार क्या है? रिंग काउंटर, 4 बिट रिपल काउंटर, अप या डाउन काउंटर, डिकोड काउंटर। तो ये क्या हो जाएगा? 4 बिट रिपल काउंटर। चलिए इससे आगे क्या हो जाएगा? डिजिटल रजिस्टर में संग्रहित जानकारी क्या है? ये जो डिजिटल रजिस्टर होता है उसमें संग्रहित जानकारी क्या है? एनालॉग वैल्यू, डिजिटल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू। तो इसका क्या हो जाएगा? डिजिटल वैल्यू। क्या हो जाएगा? डिजिटल वैल्यू। नंबर सिस्टम में BCD का पूर्ण रूप क्या है? जो नंबर सिस्टम होता है उसमें BCD का पूरा नाम क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। रजिस्टर में PIPO का पूरा नाम क्या होता है? रजिस्टर में PIPO का पूरा नाम क्या होता है? तो ये हो जाएगा पैरेलल इन पैरेलल आउट। पैरेलल इन पैरेलल आउट। चलिए इससे आएगा है लेड एसिड बैटरी में एकल सेल का रेटेड वोल्टेज क्या है? तो इसका क्या है? 2.2 वोल्टेज से इससे आएगा लेड एसिड बैटरी में एकल सेल का रेटेड वोल्टेज क्या है? तो 2.2 वोल्टेज। इससे आगे है पूरी तरह से चार्ज लेड एडिल बैटरी में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का रंग क्या होता है? तो लाल भूरा। यह कौन सा हो जाता है? लाल भूरा रंग का यह हो जाता है। इससे आगे है विद्युत उत्पादन के लिए बैटरी में किस ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? अगर विद्युत उत्पादन करना हो तो बैटरी में किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को क्या चीज में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला है
कंडेंस्ड सल्फ्यूरिक एसिड का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? तो क्या हो जाएगा 1.835 हो जाएगा 1.835। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ जाते जाते यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को